भारत से एक प्रारंभिक पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड के विचार को खोजें। यह ब्रह्मांडीय प्रणाली दी गई है भगवतम पुराण या श्रीमद् भागवत में, जो भारत के महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथों में से एक है। हम इस प्रणाली का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करके शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवतम अनगिनत यूनिवर्सेस का वर्णन करता है। प्रत्येक यूनिवर्स एक गोलाकार आवरण में समाहित है, जो मूलभूत तत्वों की परतों से घिरा हुआ है, जो सांसारिक स्थान और असीम आध्यात्मिक संसार के बीच की सीमा को चिह्नित करती हैं। आवरण के भीतर का क्षेत्र ब्रह्मांड या ब्रह्मांड अंड कहलाता है। इसमें एक पृथ्वी डिस्क होती है जिसे भूमंडल कहते हैं, जो इसे ऊपरी स्वर्गीय भाग और निचले अधोभूमि जल से भरे भाग में विभाजित करता है। हालांकि भूमंडल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का मंडल होता है। इसका इस पृथ्वी से कोई सीधा संबंध नहीं है जिस पर हम खड़े हैं। भगवतम में भूमंडल का व्यास दिया गया है, जो यूरेनस की ऑर्बिट के आकार के बराबर है। ये मंडल महासागरों और द्वीपों की श्रृंखला में विभाजित है, लेकिन ये द्वीप और महासागर विशाल ब्रह्मांडीय रिंग्स के रूप में परिपूर्ण आकार में होते हैं, जिनका इस धरती के अनियमित भूभागों से कोई मेल नहीं है। भूमंडल के सेंटर में जम्बूद्वीप नामक वृत्ताकार द्वीप है, जो 9 उपखंडों में बंटा है, जिन्हें वर्ष कहते हैं। इनमें भारतवर्ष भी शामिल है, जिसे एक अर्थ में भारत और दूसरे अर्थ में मनुष्यों द्वारा बसे पूरे क्षेत्र के रूप में समझा जा सकता है। जम्बूद्वीप के सेंटर में सुमेरु पर्वत है, जो जियोमेट्रिक आकार का है और इसे विश्व एक्सिस के रूप में दर्शाया गया है। इसके ऊपर ब्रह्मा का नगर है, जो ब्रह्मांडीय सृष्टिकर्ता है। भगवतम ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी को पौराणिक भाषा में प्रस्तुत करता है। इसका तरीका आधुनिक दृष्टिकोण से अलग है। यद्यपि भूमंडल की पृथ्वी डिस्क प्रथम दृष्टया अवास्तविक लग सकती है, सावधानी पूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि भगवतम इसका उपयोग कम से कम 4 अलग अलग तर्कसंगत और सुसंगत मॉडलों के लिए करता है। पृथ्वी के ग्लोब का पोलर प्रोजेक्शन मैप, सौरमंडल का नक्शा, दक्षिण मध्य एशिया का स्थलाकृतिक मानचित्र, देवताओं के स्वर्गीय क्षेत्र का मानचित्र। जब एक ही संरचना को कई चीजों के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो विरोधाभास उत्पन्न होते हैं, लेकिन यदि हम इसके अंतर्निहित उद्देश्य को समझें तो ये विरोधाभास कोई समस्या नहीं उत्पन्न करते। इसे हम मेडिवल चित्रों से जोड़ सकते हैं, जो एक ही चित्र में किसी कथा के विभिन्न हिस्सों को दिखाते हैं। यह चित्र बाइबल की कथा में सेंट पीटर को 3 अलग अलग हिस्सों में दिखाता है। भारत में ऐसा ही एक चित्र कृष्ण की कथा के 3 हिस्सों को दर्शाता है। इन चित्रों में विरोधाभास दिखाई देते हैं, जैसे एक ही पात्र को अलग अलग स्थानों पर दिखाना, परंतु जो व्यक्ति कथा को समझता है वह इससे विचलित नहीं होता। हम स्रोत सामग्री के रूप में भगवतम पुराण और इसके भारतीय विद्वानों द्वारा रचित महत्वपूर्ण टीकाओं का संदर्भ लेंगे। हम महाभारत, विष्णु पुराण और महत्वपूर्ण एस्ट्रोनॉमी ग्रंथ जैसे सूर्य सिद्धांत का भी उल्लेख करेंगे। भूमंडल एज अ प्लैनेस्फीयर। अब हम भूमंडल की व्याख्या पृथ्वी ग्लोब के पोलर प्रोजेक्शन मैप के रूप में करेंगे। भूमंडल की प्रत्येक महत्वपूर्ण व्याख्या इसके कुछ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके बनती है और शेष को अस्थायी रूप से नजरअंदाज किया जाता है। यहाँ ध्यान दें कि भगवतम में भूमंडल के महासागरों और द्वीपों के आकार बहुत भिन्न भिन्न बताए गए हैं। अभी के लिए हम इस भिन्नता को नजरअंदाज करते हैं। प्लैनेस्फीयर इंटरप्रिटेशन में हम सभी रिंग्स को समान चौड़ाई का मानते हैं। वास्तव में ऐसा 19वीं सदी के प्रारंभ के भूमंडल डायग्राम्स में सामान्य रूप से किया गया है। समान चौड़ाई वाले रिंग गोल पृथ्वी की स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के रूप में दिख सकते हैं। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन एक प्राचीन विधि है जिसमें गोले की सतह पर बिंदुओं को एक समतल सतह पर मैप किया जाता है। यह विधि आज भी आधुनिक पृथ्वी ग्लोब को एक समतल सतह पर मैप करने में प्रयुक्त होती है, जिसे प्लैनेस्फीयर कहा जाता है।
इसी तरह भूमंडल को भी एक गोलक का स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन माना जा सकता है। भारत में ऐसे ग्लोब मौजूद हैं। यहाँ एक ग्लोब है जिसे संभवतः जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने 18वीं सदी की शुरुआत में बनवाया था। इस ग्लोब में विषुवत रेखा और पर्वतीय आर्क के बीच का क्षेत्र भारतवर्ष दर्शाया गया है। यहाँ भारत को अच्छी तरह दर्शाया गया है, पर कुछ पड़ोसी क्षेत्रों के अलावा इस ग्लोब में पृथ्वी का यथार्थ नक्शा नहीं है। इसका उद्देश्य भूगोल जियोग्राफी नक्शा नहीं बल्कि खगोलीय प्रयोग था। यहाँ एक और ग्लोब है जिसमें जम्बूद्वीप को दिखाया गया है। भगवतम यद्यपि पृथ्वी को सीधे सीधे गोलक के रूप में नहीं कहता, पर अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा संकेत देता है। जैसे भगवतम बताता है कि जहां दिन होता है उसके ठीक विपरीत बिंदु पर रात होती है। इसी तरह जहां सूर्योदय होता है उसके विपरीत सूर्यास्त होता है। भगवतम के अनुसार सूर्य भूमंडल के ठीक ऊपर अपने रथ पर चलता है। यदि इसे सीधे लिया जाए तो सूर्य की किरणें भूमंडल पर समान रूप से फैल जाएंगी, जिससे न तो सूर्योदय सूर्यास्त होंगे और न ही पूर्ण अंधेरा होगा। लेकिन यदि हम भूमंडल को प्लैनिस्फीयर मॉडल में समझें तो कोई विरोधाभास नहीं रहता। इस मॉडल में भूमंडल का तल आकाशीय वृत्तों जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और सूर्य की पथरेखा एक्लिप्टिक को मैप करता है। ये वृत्त ग्लोब पर इस प्रकार दिखते हैं और सूर्य हमेशा किसी बिंदु पर खड़ा रहता है। ग्लोब सूर्य और एक्लिप्टिक के सापेक्ष प्रतिदिन घूमता है। सूर्य भी साल भर में एक्लिप्टिक पर धीमे धीमे घूमता है। सीजनल सूर्य के उत्तर दक्षिण गति से बनती हैं। ये सभी वृत्त स्टीरियोग्राफिकली प्रोजेक्ट होकर प्लैनिस्फीयर पर इस तरह दिखाई देते हैं। सूर्य भी धीरे धीरे एक्लिप्टिक के साथ चलता है और एक साल में एक चक्कर पूरा करता है, तो वह सूर्य की उत्तर और दक्षिण दिशा में टिल्टेड एक्लिप्टिक सर्कल पर गति से उत्पन्न होती हैं। ये चारों वृत्त यहाँ दिखाए गए अनुसार स्टीरियोग्राफिकली प्रक्षिप्त होते हैं। इक्लिप्टिक एक ऑफ सेंटर्ड वृत्त में प्लैनोस्फीयर मैप पर प्रक्षिप्त होता है और इस मानचित्र पर सूर्य की स्थिति उस बिंदु के अनुरूप होती है जहां पृथ्वी ग्लोब पर सूर्य जेनिथ पर होता है। टर्मिनेटर या दिन और रात के बीच की सीमा पृथ्वी के ग्लोब पर एक बड़ा वृत्त होता है जो सूर्य के जेनिथ पोजीशन के लंबवत होता है। यह स्टीरियोग्राफिकली एक सर्कुलर आर्क में प्लैनोस्फीयर पर प्रक्षिप्त होता है जो हर 24 घंटे में एक बार घूमता है। इक्विनॉक्सिस पर यह चाप एक सीधी रेखा बन जाता है। सॉल्स्टिसिस पर यह इतना झुकता है कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र नॉर्दर्न समर में प्रकाशित रहता है या अंधकार में रहता है। नॉर्दर्न विंटर में दिन और रात के आवागमन को भागवतम में वर्णित किया गया है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एक सीधा टर्मिनेटर समतल मानचित्र पर घूमता रहता है। हालांकि ये एक लिटरल प्लेन में समझ नहीं आता, लेकिन प्लैनोस्फीयर मॉडल में ये यथार्थ है और इस मॉडल को सशक्त बनाता है। भगवतम सूर्य के सालाना पथ का वर्णन करता है जिसमें सूर्य भूमंडल के महासागरों और द्वीपों को पार करता है। यह वर्णन भी प्लैनिस्फीयर मॉडल का समर्थन करता है। भूमंडल को मेडिवल खगोल इंस्ट्रूमेंट एस्ट्रोलेब से भी जोड़ा जा सकता है। एस्ट्रोलेब पर पृथ्वी को स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक समतल प्लेट माटर पर दिखाया जाता है और सूर्य, पथ और तारों को दूसरी प्लेट रीड पर रखा जाता है। प्लैनेटरी ऑर्बिट्स को भी अलग अलग प्लेटों पर दिखाया जा सकता है। भगवतम में भी सूर्य,
चंद्रमा और तारों की कक्षाओं को भूमंडल के समानांतर विमानों पर दिखाया गया है। यहाँ हम भागवतम का मॉडल देखते हैं जिसमें सूर्य, चंद्रमा और 28 महत्वपूर्ण स्टार कॉन्स्टलेशंस की कक्षाएं शामिल हैं। ये 3 प्लेन्स में स्थित हैं जो भूमंडल के समांतर हैं। इसका लेआउट एक एस्ट्रोलेब के समान है। जब एस्ट्रोलेब को बगल से देखा जाता है तो चंद्रमा सूर्य से ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन ये सिर्फ एस्ट्रोलेब मॉडल का एक आर्टिफैक्ट है। इसे भौतिक रूप में नहीं लेना चाहिए। ऊपर से देखने पर सब कुछ प्रक्षिप्त रूप में एस्ट्रोनॉमिकली रियलिस्टिक तरीके से सही जगह पर बैठता है। हालांकि भागवतम पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली को अप्रत्यक्ष रूप से प्लैनेस्फीयर मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है। भारतीय एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है, सीधे यथार्थ चित्र प्रदान करते हैं पृथ्वी चंद्रमा के संबंध का। यहाँ हम आधुनिक खगोल विज्ञान में पृथ्वी, चंद्रमा और चंद्र कक्षा की तुलना करते हैं। इनकी तुलना सूर्य सिद्धांत से करते हैं, जो मुख्य ज्योतिष शास्त्र में से एक है। भूमंडल एज अ मैप ऑफ द सोलर सिस्टम। हमने दिखाया कि भूमंडल और सूर्य, चंद्रमा की कक्षाएं एस्ट्रोलेब मॉडल में स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पर आधारित हैं। अब हम एक और दृष्टिकोण लेंगे जिसमें भूमंडल को सौरमंडल का लिटरल प्लेन माना जाता है। यदि हम इसे ऐसा माने तो ये पहल एक सादे फ्लैट अर्थ की तरह दिखता है, जिसमें आकाश का गुंबद ऊपर और पाताल नीचे होता है। परंतु सूर्य का पथ इस सादे फ्लैट अर्थ मॉडल में फिट नहीं होता। भागवतम बताता है कि सूर्य भूमंडल पर एक पहिएदार रथ पर यात्रा करता है। यदि हम भूमंडल को लिटरल प्लेन माने तो सूर्य इस तल पर लगभग समानांतर गति करता है। यह वैसा नहीं है जैसा फ्लैट अर्थ मॉडल में दिखता है, जहां सूर्य ऊंचाई से चढ़ता और उतरता है। भारत के अक्षांशों पर सूर्य आकाश में सिर के ऊपर चक्कर लगाता है, अतः भूमंडल पर्यवेक्षक की क्षितिज रेखा के सापेक्ष झुका हुआ है, न कि सीधे सीधे सपाट तल के रूप में। इसे इक्लिप्टिक प्लेन के समतुल्य माना जा सकता है। सूर्य के 2 गति होते, हेंतेस दैनिक क्लॉकवाइज गति और धीमी वार्षिक काउंटर क्लॉकवाइज गति। प्रमुख गति क्लॉकवाइज है। रिलेटिव मोशन। भागवताम सूर्य के घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज गति का उल्लेख करता है, पर यह भी कहता है कि सूर्य की एक ईयरली उल्टी दिशा काउंटर क्लॉकवाइज गति भी है, जो भूमंडल के संबंधित होती है, जैसा यहाँ दिखाया गया है। ये गति इस बात का समर्थन करती है कि भूमंडल को एक्लिप्टिक प्लेन माना गया, क्योंकि सूर्य प्रति वर्ष एक्लिप्टिक के चारों ओर उल्टी दिशा में घूमता है। भागवताम स्पष्ट रूप से इसे एक कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में मानता है। यह विरोधाभास का समाधान करता है स्पिनिंग पॉटर्स व्हील पर चींटियों के गति के वर्णन द्वारा। 2 अलग अलग दृष्टिकोण से, पहला चाक के बगल में खड़े ऑब्जर्वर का और दूसरा चाक पर खड़े ऑब्जर्वर का। ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। पर हमें यह महसूस करना चाहिए कि भागवताम समान संदर्भ फ्रेम अर्थात मंडल का उपयोग अलग अलग रिलेटिव गतियों को बताने के लिए करता है। विद्वानों जॉर्जियो दे सांतिलाना और हेर्था वॉन डेकहेंड ने मिथकों और परंपराओं का गहन अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि प्राचीन काल की तथाकथित सपाट पृथ्वी, फ्लैट अर्थ, वास्तव में इक्लिप्टिक प्लेन का प्रतिनिधित्व करती थी, न कि वो धरती जिस पर हम खड़े हैं। उनके मॉडल में, जैसा यहाँ दिखाया गया है, सूर्य भी इक्लिप्टिक प्लेन के चारों ओर परिक्रमा करता है। बाद में पृथ्वी की इस ओरिजिनल कॉस्मिक समझ को जाहिरा तौर पर भुला दिया गया और हमारे पैरों के नीचे की पृथ्वी को एक फ्लैट प्लेट के रूप में लिटरल रूप से ले लिया गया। यहाँ हम इस विचार का एक प्रारंभिक ग्रीक संस्करण देखते हैं। भारत में पुराणों की पृथ्वी को अक्सर शाब्दिक रूप से सपाट माना गया है। हालांकि भागवतम में दी गई बारीकियां दर्शाती हैं कि इसकी खगोलीय संरचना, कॉस्मोलॉजी, कहीं अधिक जटिल है।
यह पता चलता है कि भूमंडल का ये डिस्क सौर मंडल सोलर सिस्टम का कुछ विवरण प्रस्तुत करता है। सबसे पहले सौर मंडल लगभग सपाट है। सूर्य, चंद्रमा और 5 ग्रह मरकरी से लेकर सैटर्न तक सभी लगभग एक्लिप्टिक प्लेन में परिक्रमा करते हैं। भागवतम की खगोलीय संरचना में भी सूर्य, चंद्रमा और ग्रह एक ही प्लेन के पास घूमते हैं। एक श्लोक में जहां ग्रह परिक्रमा करते हैं उसे 2 हाफ्स के बीच की पतली जगह के समान कहा गया है। इस प्लैनेटरी ऑर्बिट्स के क्षेत्र को अंतरिक्ष या इनर स्पेस कहा गया है। इस पिक्चर में ये एक पतली प्लेट के रूप में दिखाया गया है जो भूमंडल के ऊपर सीधे फैली हुई है। प्लैनेस्फीयर मॉडल में प्लैनेटरी ऑर्बिट्स के प्लेन्स को एस्ट्रोलेब में प्लेटों के अनुरूप माना गया है। यह सोलर सिस्टम के वास्तविक मॉडल के लिए रियलिस्टिक नहीं है, परंतु एक्लिप्टिक के पैरेलल एक पतले डिस्क में प्लैनेटरी ऑर्बिट्स को रखना रियलिस्टिक है। ग्रहों की कक्षाओं की ऊंचाई को योजन में मापा गया है, जिसकी लंबाई लगभग 8 मील है। भागवतम में सभी दूरी इसी इकाई में व्यक्त की गई हैं। अंतरिक्ष डिस्क की मोटाई लगभग उतनी ही है जितनी मरक्यूरी से लेकर सैटर्न तक की कक्षाओं के फैलाव की ऊंचाई एक्लिप्टिक के लंबवत। इस चित्र में इस फैलाव और अंतरिक्ष की मोटाई को 3 गुना खींचा गया है ताकि तुलना आसान हो। प्लैनेस्फीयर मॉडल में हमने भूमंडल के वास्तविक आकार को नज़रअंदाज किया और इसके रिंग शेप्ड घटकों को जम्बू द्वीप के चारों ओर छोटे रिंग्स में संकुचित कर दिया। लेकिन यदि हम इन रिंग्स को उनके वास्तविक आकार में वापस लाते हैं तो पाते हैं कि वे प्लैनेटरी ऑर्बिट्स के अनुरूप हैं। सबसे पहले हम भूमंडल के आकार को यूरेनस की ऑर्बिट से तुलना कर समझ सकते हैं। योजनों में मापने पर भूमंडल का डायमीटर इस ग्रह की ऑर्बिट से थोड़ा बड़ा है। भूमंडल के भीतर एक रिंग शेप्ड माउंटेन है जिसे लोका लोका कहा जाता है। भागवतम इसे प्रकाश पुंजों लुमिनरीज की बाहरी सीमा के रूप में परिभाषित करता है। संयोग से ये रिंग सैटर्न की ऑर्बिट के आकार के लगभग बराबर है, जो नग्न आंखों से दिखने वाला सबसे बाहरी ग्रह है। हम भूमंडल के पैमाने को पृथ्वी, सौर मंडल, सैटर्न और यूरेनस तक और मिल्की वे से तुलना कर समझ सकते हैं। भूमंडल सौर मंडल के साथ तो मेल खाता है, परंतु पृथ्वी और गैलेक्सी से आकार में बिल्कुल भिन्न है। ज्योमेट्रिक मॉडल। जब हम भूमंडल के रिंग्स की तुलना 5 ग्रहों मरक्यूरी से सैटर्न तक की कक्षाओं से करते हैं तो और भी समानताएं मिलती हैं। ये इस परिकल्पना को बल देती हैं कि भूमंडल को सौर मंडल के मैप के रूप में डिज़ाइन किया गया था। इसे सही ढंग से दिखाने के लिए हमें एक जियोसेंट्रिक मॉडल देखना होगा। यहाँ प्रसिद्ध खगोल शास्त्री टाइको ब्राहे द्वारा दिया गया जियोसेंट्रिक सिस्टम है। ध्यान दें कि ब्राहे के मॉडल में 5 पारंपरिक ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर। 19वीं सदी में दक्षिण भारत के विद्वान थिरुवनकता रामानुज जी.आर. स्वामी ने सोलर सिस्टम की तुलना भूमंडल से की। यहाँ उनके मॉडल का एक चित्र है। थिरुवनकता का मॉडल पूरी तरह से टाइको ब्राहे के जियोसेंट्रिक मॉडल से मेल खाता है। वास्तव में यही प्राकृतिक तरीका है भूमंडल को ग्रहों की कक्षाओं से तुलना करने का। प्लैनेटरी ऑर्बिट सूर्य केंद्रित या पृथ्वी केंद्रित दोनों दृष्टिकोण से दिखाई जा सकती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब हम कैमरे का दृष्टिकोण सूर्य से पृथ्वी की ओर बदलते हैं तो वीनस की ऑर्बिट कैसे बदलती है। आधुनिक कक्षीय गणनाओं के लिए सूर्य केंद्रित दृष्टिकोण आवश्यक है, परंतु पृथ्वी आधारित सभी ऑब्जर्वेशंस के लिए पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण जरूरी है। जियोसेंट्रिक मॉडल में एक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, जबकि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इससे एक लूपिंग गति बनती है, जैसे स्पाइरोग्राफ में बनती है। इस सरल मैकेनिकल मॉडल में हम सूर्य को केंद्र में पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए देखते हैं और वीनस को सूर्य के चारों ओर। यहाँ हम वीनस द्वारा उसकी जियोसेंट्रिक कक्षा में बनाई गई ऑर्बिटल ट्रैक को देखते हैं। ध्यान दें कि यह भूमंडल के एक बाउंड्री सर्कल से दूसरे तक जाती है। मर्क्यूरी के लिए भी यही देखा जाता है।
ग्रहों की कक्षाओं और भूमंडल के गोलाकार घटकों के बीच का ये अलाइनमेंट लगभग 8 मील प्रति योजन पर बहुत सटीक हो जाता है। यहाँ मार्स की कक्षा दिखाई गई है। ये ऑर्बिटल स्पाइरल भी एक आंतरिक और एक बाहरी रिंग को छूता है। सूर्य की जियोसेंट्रिक कक्षा एक साधारण सर्कुलर एलिप्स है जो भूमंडल के एक महासागर के बीचों बीच चलता है। ये उल्लेखनीय है कि सूर्य की जियोसेंट्रिक कक्षा ब्रह्मांड की तुलना में इतनी छोटी है कि ब्रह्मांड लगभग सूर्य केंद्रित हेलियोसेंट्रिक हो जाता है। ये भी उल्लेखनीय है कि कुछ भागवतम के टिप्पणीकार इसे पूर्णतः हेलियोसेंट्रिक मानते हैं। इनर प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस और मार्स सूर्य के निकटतम पड़ोसी हैं। इन ग्रहों के लिए उनकी कक्षाओं की 6 आंतरिक और बाहरी सीमा रेखाएं भूमंडल के साथ द्वीपों की 6 बाउंडिंग सर्कल्स के साथ एक से एक मेल खाती हैं। सूर्य की कक्षा एक 7वां सर्कल बनाती है जो इन 6 को 2 सममित समूहों में विभाजित करती है। आउटर प्लैनेट्स जुपिटर और सैटर्न भूमंडल के बाहर एक बड़े रिंग को चिह्नित करते हैं। जुपिटर इस रिंग की आंतरिक सीमा बनाता है और सैटर्न लगभग इसकी बाहरी सीमा लोका लोका माउंटेन को छूता है। जैसा पहले कहा, भागवतम में यह लोका लोका पर्वत प्रकाश पुंजों की बाहरी सीमा माना गया है और सैटर्न नग्न आंखों से देखे जाने वाला अंतिम ग्रह है। हाल तक एस्ट्रोनॉमर्स ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी को कम आंका था, इसलिए यह आश्चर्यजनक है कि भागवतम में भूमंडल के डायमेंशंस आधुनिक डेटा से मेल खाते हैं। सूर्य की कक्षा के आकार और पूरे सोलर सिस्टम के आकार के संदर्भ में, विशेषकर पृथ्वी, सूर्य दूरी और सौर मंडल का आकार क्लॉडियस टॉलेमी प्राचीन काल के सबसे बड़े खगोलशास्त्री द्वारा बहुत कम आंका गया था। भूमंडल की विशेषताओं और ग्रहों की कक्षाओं के बीच का यह विस्तृत सामंजस्य ज्ञात विज्ञान इतिहास साइंस हिस्ट्री के विपरीत प्रतीत होता है, परंतु ऐतिहासिक डाटा इसका समर्थन करता है, जिससे पता चलता है कि प्राचीन काल में उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान था। उदाहरण स्वरूप, योजन की लंबाई पर ऐतिहासिक अध्ययन लगभग 8.5 मील के योजन के पक्ष में साक्ष्य प्रदान करता है। यही लंबाई ग्रहों की कक्षाओं और भूमंडल की तुलना में उभरती है। यह योजना की लंबाई पृथ्वी के आकार और रूप के सटीक ज्ञान से जुड़ी है। ग्रीक और चीनी स्रोतों से भारतीय दूरी मापों के साक्ष्य इसे कॉरबोरेट करते हैं। साथ ही प्राचीन इजिप्ट और नज़दीकी पूर्व में वैज्ञानिक रूप से परिभाषित इकाइयों के साक्ष्य भी इसे कॉरबोरेट करते हैं। कैम्बोडिया के 12वीं सदी के एंकोर वॉट मंदिर के डिजाइन में प्रयुक्त माप इकाई द हॉट भी इस साक्ष्य को कॉरबोरेट करती है। ये ऑर्बिटल कॉरिलेशंस एक स्टैटिस्टिकल स्टडी द्वारा भी समर्थित हैं। सभी साक्ष्यों को मिलाकर यह अद्भुत सामंजस्य केवल संयोग नहीं माना जा सकता। जम्बू द्वीप दक्षिण मध्य एशिया का एक स्थलाकृतिक मानचित्र टोपोग्राफिकल मैप है। जम्बू द्वीप, जो भूमंडल का केंद्रीय केंद्र है, को दक्षिण मध्य एशिया के एक भाग के स्थानीय स्थलाकृतिक मानचित्र के रूप में समझा जा सकता है। ये भूमंडल की हमारी 4 व्याख्याओं में से तीसरी व्याख्या है। प्लैनोस्फीयर इंटरप्रिटेशन में जम्बू द्वीप पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि जम्बू द्वीप की विस्तृत भौगोलिक विशेषताएं उत्तर गोलार्ध की भूगोल से मेल नहीं खाती। जम्बू द्वीप के इस मानचित्र पर विचार करें। जम्बू द्वीप का वृत्त 9 भागों में विभाजित है, जिन्हें वर्ष कहा जाता है, और ये 6 क्षैतिज और 2 ऊर्ध्वाधर पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा विभाजित हैं। सबसे दक्षिणी क्षेत्र को भारतवर्ष कहा जाता है। सावधानीपूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि यह मानचित्र भारत और उससे लगे दक्षिण मध्य एशिया के क्षेत्रों से मेल खाता है। पहला संकेत यह है कि भागवतम भारत की कई नदियों को भारतवर्ष में स्थित करता है। इस प्रकार भारतवर्ष भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा ही कई पर्वतों के साथ भी कहा जा सकता है। विशेष रूप से
भागवतम हिमालय को भारतवर्ष के उत्तर में जम्बू द्वीप में स्थित करता है। पौराणिक अकाउंट्स की विस्तृत अध्ययन से जम्बू द्वीप की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं को भारत के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं से जोड़ा जा सकता है। हालांकि यह क्षेत्र विश्व के कुछ सबसे निर्जन और पर्वतीय क्षेत्रों में से एक है, फिर भी यह प्राचीन काल में महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सिल्क रोड इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। पेमीर माउंटेन्स को माउंट मेरू के साथ जोड़ा जा सकता है। एलेबोरेटिव आर्श अर्थात विस्तृत वैदिक व्याख्या में माउंट मेरू जम्बू द्वीप के मध्य में स्थित एक वर्गाकार क्षेत्र में है। ध्यान दें कि इस व्याख्या में माउंट मेरू ध्रुवीय अक्ष पोलर एक्सिस का प्रतिनिधित्व नहीं करता। कॉस्मोलॉजी और भौतिक भूगोल अर्थली ज्योग्राफी की यह व्याख्या दुनिया की कई परंपराओं में पाई जाती है। इनमें एक कॉस्मिक एक्सियल माउंटेन या पिलर होता है जिसे अक्सर स्थानीय पर्वत से जोड़ा जाता है, जैसे ग्रीस का माउंट ओलंपस। इन परंपराओं में अन्य सामान्य विशेषताएं भी होती हैं, जैसे इस जेनेरिक वर्ल्ड मॉडल में दिखाया गया है। भागवतम और पुराणों की कॉस्मोलॉजी को व्यापक रूप से बुद्धिज्म में साझा किया गया है। यह एशिया के बौद्ध देशों में फैली हुई है। यह पूर्व एशियाई चित्र माउंट मेरू के वर्गीय रूप और भूमंडल के समुद्रों और द्वीपों को दर्शाता है जो प्लैनेटरी ऑर्बिट से घिरे हैं। ये कोरियन व्हील मैप एक केंद्रीय महाद्वीप को दर्शाता है जो एक गोल समुद्र और फिर एक और गोल महाद्वीप से घिरा है। जोसेफ नीडहम ने अपने चाइनीज साइंस पर ग्रंथ में इन व्हील मैप्स को भारत या बेबीलोन से जोड़ा है। यहाँ एक बेबीलोनियन व्हील मैप है। मध्यकालीन यूरोप में भी व्हील मैप्स बनाए गए थे। इन जुडेओ क्रिश्चियन मैप्स में जेरूसलम और माउंट जायन को विश्व की धुरी माना गया है। किसी न किसी रूप में जम्बूद्वीप की परंपरा ने जेरार्डस मर्केटर को प्रभावित किया लगता है, जिन्होंने उत्तर ध्रुव पर एक पर्वत को गोल महाद्वीप से घिरा हुआ दिखाया था। केंद्र पर्वत से निकलने वाली 4 समकोण धाराएं परपेंडिकुलर रिवर्स सेलेस्टियल गंगा की 4 शाखाओं के अनुरूप हैं। यहाँ एक फिनिशियन सील है जिसमें एक मानवीकृत विश्व पर्वत पर्सोनिफाइड वर्ल्ड माउंटेन और 4 धाराएं समकोण पर निकलती दिखाई गई हैं। डोगोन जनजाति जो नाइजर नदी के ऊपरी मोड़ के पास रहती है, एक गोलाकार महाद्वीप की कल्पना करती है जिसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसके ऊपर उनके परम देवता अम्मा का निवास है। उस गोलाकार महासागर में विश्व को घेरने वाले एक सर्प को भी दर्शाया गया है। नृविज्ञानी इवान स्वेंट्स इस नवाहो सैंड पेंटिंग को नवाहो जनजाति के 4 पवित्र दिशात्मक पर्वतों के प्रतीक रूप में पहचानते हैं। कई परंपराओं में विश्व पर्वत को 4 दिशाओं के 4 पर्वतों से घिरा हुआ माना गया है। यह हमें भागवतम और अन्य पुराणों में भी दिखाई देता है। इसका रंग विन्यास कुरानिक और बुद्धिस्ट परंपराओं में पाए जाने वाले रंगों से मिलता जुलता है। जम्बूद्वीप के 4 दिशात्मक पर्वतों की चोटियों पर 4 पवित्र वृक्ष हैं। इनमें जम्बू ट्री शामिल है जिसके नाम पर जम्बूद्वीप का नाम रखा गया है। कॉस्मिक ट्री ऑफ लाइफ की धारणा बहुत आम है। ये वृक्ष अक्सर वर्ल्ड माउंटेन पर उगता है या उसी का स्थान ले लेता है। यहाँ हम स्कैंडिनेवियाई ट्री ऑफ लाइफ देखते हैं जिसे इग्ड्रासिल कहा जाता है। गैर प्रामाणिक बाइबल साहित्य एक ऐसे ट्री ऑफ लाइफ का वर्णन करता है जिससे शहद, दूध, तेल और शराब की 4 नदियां निकलती हैं जो ईडन में बहती हैं। तुलना के लिए भागवतम में 4 पवित्र वृक्षों से विशेष रसों की नदियां बहती हैं। यह असीरियन मुहर वर्ल्ड माउंटेन पर स्थित ट्री ऑफ लाइफ को दर्शाती है। साथ में 2 पवित्र धाराएं भी हैं। इस पूर्व एशियाई चित्र में ट्री ऑफ लाइफ माउंट मेरू के स्तंभ पर खड़ा है जो भूमंडल के वलेरंग पैटर्न के केंद्र में स्थित है। सेंट्रल अमेरिका के मायन लोगों के पास एक ट्री ऑफ लाइफ है जो 7 स्वर्गों तक फैला है। वे 5 निचले स्तरों की भी बात करते हैं जिन्हें ग्रेडेड हेवेंस और अंडरवर्ल्ड्स कहा जाता है। ऐसे स्वर्ग और अधोलोक कई कॉस्मोलॉजीज में पाए जाते हैं जिनमें भागवतम भी शामिल है। यहाँ हम पेरू की मोंटेया जनजाति के शिपिबो लोगों की कॉस्मोलॉजी देखते हैं
जिसमें ट्री ऑफ लाइफ, एक गोलाकार महाद्वीप और उसके चारों ओर का महासागर शामिल है, साथ ही विश्व को घेरने वाला सर्प भी। ओरोनोको डेल्टा के वाराओ लोगों की कॉस्मोलॉजी में भी एक अस्तित्व सर्पेंट ऑफ बीइंग है जो उनके विश्व को घेरता है। यहाँ हम मिडगार्ड को घेरने वाले उत्तर सर्प नॉर्थ सर्पेंट को देखते हैं, जो नॉर्स कॉस्मोलॉजी की वासित दुनिया इनहैबिटेड वर्ल्ड को घेरे हुए है। भागवतम भूमंडल के नीचे एक यूनिवर्सल सर्पेंट को स्थान देता है जिसे अनंत शेष कहा जाता है। इसे सामान्यतः पृथ्वी को नीचे से सहारा देते हुए दिखाया जाता है, लेकिन महाभारत यह भी कहता है कि वह पृथ्वी को अपनी कुंडलियों में लपेटे हुए है। भागवतम माउंट मेरू के शीर्ष पर ब्रह्मा और 8 लोकपाल के नगरों को रखता है। इसी तरह कई परंपराएं अपने ध्रुवीय पर्वत या स्तंभ के शीर्ष पर देवताओं का निवास स्थान मानती हैं। यहाँ 8 लोकपाल या विश्व रक्षकों के नगरों का जियोमेट्रिक लेआउट दिखाया गया है। ये वास्तु पुरुष मंडल में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो पारंपरिक भारतीय वास्तुकला में मंदिरों की रूपरेखा तय करने के लिए प्रयोग होता है। वास्तु पुरुष मंडल का ये ग्रिड नाक्षात्रा कॉन्स्टेलेशन से भी जुड़ा हुआ है, जो एक्लिप्टिक को चिन्हित करता है। इस प्रकार मंदिर का स्थलीय भाग आकाशीय क्षेत्र एक्लिप्टिक से जुड़ता है। अब हम वापस आते हैं भूमंडल की व्याख्या की ओर। पृथ्वी का वह वृत्त जिसमें सौरमंडल समाहित है। भारत में पारंपरिक रूप से पृथ्वी या पृथ्वी के किसी स्थानीय हिस्से की पहचान आकाश से की जाती थी। ऐसी ही धारणा कई परंपराओं में मिलती है, जहां कॉस्मिक एक्सिस की पहचान किसी पर्वत या सांस्कृतिक केंद्र से की जाती है। भूमंडल एक सेलेस्टियल रेल्म का नक्शा है। कॉस्मोलॉजी और डेमीगॉड्स के हेवनली रेल्म्स भूमंडल को सेलेस्टियल रेल्म के एक नक्शे के रूप में भी समझा जा सकता है। जम्बूद्वीप की एक जिज्ञासापूर्ण विशेषता यह है कि भागवत में भारतवर्ष को छोड़कर सभी वर्षों या क्षेत्रों को स्वर्गीय लोकों के रूप में वर्णित किया गया है, जहां निवासी 10,000 वर्षों तक बिना कष्ट के रहते हैं। इससे कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि भारतीय लोग विदेशी भूमियों की कल्पना सेलेस्टियल पैराडाइसेस के रूप में करते थे। हालांकि भागवत में भारत के बाहर की बारबैरिक पीपल जैसे हूण, यूनानी, तुर्क और मंगोलों का भी उल्लेख है, जिन्हें शायद ही किसी ने पैराडाइस में रहने वाले समझा हो। इसका एक समाधान ये माना जा सकता है कि भारतवर्ष पूरी पृथ्वी को समाहित करता है, जबकि अन्य 8 वर्ष पृथ्वी के बाहर स्थित सेलेस्टियल रेल्म्स को सूचित करते हैं। यह भारत में एक सामान्य समझ है और इसे इस 19वीं सदी के दक्षिण भारतीय चित्र में दर्शाया गया है, जहां पृथ्वी को भारतवर्ष के रूप में दर्शाया गया है। परंतु जम्बूद्वीप की स्वर्गीय विशेषताओं का सबसे सरल स्पष्टीकरण यह है कि भूमंडल को डेमीगॉड्स के रेल्म के रूप में दर्शाया गया है। जैसे कि हमने पहले के व्याख्यानों में देखा है, यह व्याख्या भागवत की कॉस्मोलॉजी के अनेक समन्वित तथ्यों पर आधारित है। पहला तथ्य यह है कि डेमीगॉड्स को इतना विशाल दिखाया गया है कि हम उनके सामने सचमुच चींटियों के समान हैं। उदाहरण के लिए यह चित्र भागवत में दी गई मापों के अनुसार भगवान शिव के आकार को यूरोप के सापेक्ष दर्शाता है। यह बताता है कि जम्बूद्वीप में पर्वतों, वृक्षों और अन्य तत्वों के विशाल आकार का कारण क्या है। यद्यपि जम्बूद्वीप पृथ्वी का एक क्षेत्र है, ये साथ ही सुपर ह्यूमन साइज वाले डेमीगॉड्स का लोक भी है। सवाल उठता है, सामान्य मानव इतने विशाल प्राणियों से कैसे मिलते और संवाद करते हैं? उत्तर यह है कि पृथ्वी से सेलेस्टियल रेल्म की यात्रा में आकार का बहुत बड़ा विस्तार हो सकता है। उदाहरण के लिए भागवत में मत्स्य अवतार की कथा में दक्षिण भारत के राजा सत्यव्रत को एक अद्भुत मछली मिलती है। बाद में यह मछली 8 मिलियन मील लंबी हो जाती है और राजा को एक नाव में बिठाकर ब्रह्मांडीय जल प्रलय के दौरान भूमंडल में ले जाती है। आकार के ऐसे व्यवस्थित परिवर्तन सिद्धि या मिस्टिक पावर्स द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि आकार को घटाना और महिमा, आकार को बढ़ाना। भागवत के अनुसार ये शक्तियाँ विष्णु के ट्रांसेंडेंटल फॉर्म पर आधारित हैं, जो महाविष्णु के रूप में यूनिवर्सेस से बड़े और सुपर सोल के रूप में एक एटम से भी छोटे हैं।
कुछ शहर आपको अंतरिक्ष में शॉर्टकट्स लेने की क्षमता देती हैं। ये भागवत की कथा में दिखाया गया है, जहां रहस्यमय योगिनी चित्रलेखा अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर एक दूरस्थ नगर में रहस्यमय ढंग से भेज देती है। इसके अतिरिक्त एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा के अलावा रहस्यमय शहर व्यक्ति को ऑल परवेडिंग ईथर में यात्रा करने या एक ऑल्टरनेट कॉन्टिन्यूम में प्रवेश करने की शक्ति देती हैं। पैरेलल कॉन्टिन्यूम का एक क्लासिकल उदाहरण है कृष्ण का ट्रांसेंडेंटल रेल्म वृंदावन, जिसे अनंत रूप में विस्तृत कहा गया है। ये ट्रांसेंडेंटल रेल्म पृथ्वी के सीमित वृंदावन के समानांतर अस्तित्व में है। भारत में लगभग 500 वर्ष पुरानी एक कथा है जिसमें दुखी कृष्णदास को राधा रानी की पायल मिलती है, जो इस डिमेंशन में ट्रांसेंडेंटल वृंदावन से गिरता है। बाद में एक गोपिका उस आभूषण को वापस लेने के लिए उस रैम से आती है। फिर दुखी कृष्णदास, जो अब श्रीमानंद कहलाते हैं, उसी ट्रांसेंडेंटल रेल्म में ध्यान द्वारा प्रवेश करते हैं। इस प्रकार एक कंटिन्यूम से दूसरे में स्थानांतरण यात्री की चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। संस्कृत साहित्य में पैरेलल वर्ल्ड्स की अनेक कथाएं मिलती हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में वर्णन है कि जब अर्जुन गंगा में स्नान कर रहे थे तो नागकन्या उलूपी उन्हें खींचकर नागों के लोक में ले जाती है, जो कि एक अन्य डिमेंशन में स्थित है। पैरेलल वर्ल्ड्स की यह अवधारणा और रहस्यमय ट्रैवल उन्हें जोड़ने की विधि बताती है कि डेमीगॉड्स और अन्य ऊंचे लोक हमारी दुनिया से कैसे जुड़े हैं। विशेष रूप से ये बताती है कि जम्बूद्वीप, जो डेमीगॉड्स का सेलेस्टियल रेल्म है, कैसे पृथ्वी के जम्बूद्वीप से जुड़ा हुआ है। भागवत ब्रह्मांड विज्ञान में सेलेस्टियल रेल्म्स ऊपरी और निचली लोकों की संरचना, भूमंडल का डिस्क पृथ्वी और ग्रहों के बाहरी क्षेत्रों को दर्शाता है। इसके विपरीत भूमंडल के लंबरूप परपेंडिकुलर फैले हुए कॉस्मिक एक्सिस का गहरा रहस्यात्मक एसोटेरिक अर्थ है। यह आत्मा के उत्थान या उतरना के पथ को दर्शाता है। सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की कक्षाओं के अलावा कॉस्मिक एक्सिस के साथ भूमंडल के ऊपर अलग अलग लोक स्थित हैं। ये ऊपरी लोक केवल उन लोगों को प्राप्त होते हैं जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए महरलोक लोक, यह ऋषियों की दुनिया है। ऐसा कहा गया है कि इस लोक में भगवान विष्णु अपने भक्तों के सामने प्रकट होते हैं और अग्निहोत्र की आहुतियां अपने हाथों में स्वीकार करते हैं। ऊपरी 3 लोकों में शामिल है भूमंडल स्वयं, भूवरलोक या अंतरिक्ष, जहां ग्रहों की कक्षा है, और स्वर्गलोक। ये तीनों लोक एक दूसरे के बहुत समीप स्थित हैं। सूर्य के नीचे अंतरिक्ष में राहु के पास नागरिक चरणों में असुरों और अन्य बुरी आत्माएं के निवास स्थान स्थित हैं। भागवत इन लोकों को वातावरण एटमॉस्फेयर के ऊपर बताता है और आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी ये वास्तव में वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों से कुछ ऊपर स्थित हो सकते हैं। भूमंडल के नीचे 7 निचले लोक स्थित हैं जो पृथ्वी के अंदर गहरी खाइयों की तरह वर्णित हैं। वहाँ का जीवन ऐश्वर्य से भरपूर है, इसलिए उन्हें बिलासवर्ग या सबटेरेनियन हेवेंस कहा गया है। ज्योतिष शास्त्रों जैसे सूर्य सिद्धांत में इन निचले लोकों को पृथ्वी के कॉन्केव स्ट्राटा में कैवर्न्स के रूप में वर्णित किया गया है। चीनी परंपरा में भी गुफा स्वर्गों का उल्लेख है, जहां कोई पुरुष सुंदर महिलाओं द्वारा मोहित होता है। ऐसी कहानियों में जब वह वापस आता है तो कई पीढ़ियां बीत चुकी होती हैं। ये मिसिंग टाइम की कथा पूरी दुनिया में पैरेलल वर्ल्ड्स की कहानियों में पाई जाती है। भागवत में भी ऐसी ही एक कथा अतल लोक की है, जहां सुंदर स्त्रियां पुरुषों को आकर्षित कर उनका शोषण करती हैं। भूमंडल और पाताल लोकों के नीचे गर्भोदक महासागर है, जहां अनंत शेष और गर्भोदकशाही विष्णु स्थित हैं। ये दिव्य रूप केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनमें उन्हें देखने की योग्यता होती है। गर्भोदक या एमनियोटिक ओशन ब्रह्मांड के
गोले के निचले हिस्से को भर देता है। यदि हम भूमंडल को एक्लिप्टिक प्लेन माने तो ये महासागर आकाश में हर दिशा में स्थित है, विशेषकर एक्लिप्टिक के दक्षिण में। गर्भोदक महासागर और भूमंडल के बीच स्थित हैं नरक लोक, पितृलोक, पूर्वज आत्माओं का क्षेत्र। विष्णु पुराण एक आकाश से होकर जाने वाला रास्ता का वर्णन करता है जो पितृलोक तक जाता है। यह पथ एक्लिप्टिक के नीचे वृश्चिक और धनु नक्षत्रों से शुरू होकर कैनोपस संस्कृत में अगस्त्य नामक तारे की ओर दक्षिण की ओर जाता है। इसी प्रकार एक देवयान मार्ग, पाथ ऑफ द गॉड्स, भी है जो एक्लिप्टिक के उत्तर की ओर जाता है सप्तर्षियों उर्सा मेजर तक। वहां से मुक्त आत्माएं ध्रुवलोक अर्थात ध्रुव तारा में स्थित भगवान विष्णु के धाम तक पहुंचती हैं। भागवत में ब्रह्मांड के सेलेस्टियल रेल्म्स को ईश्वर के वैश्विक रूप में चित्रित किया गया है, जो निम्नतम लोक पैरों के तल से लेकर उच्चतम लोक सिर के मुकुट तक विस्तारित होता है। यूनिवर्सल फॉर्म में विभिन्न स्तरों को स्पाइनल चाक्रास, मेरुदंडीय चक्रों से जोड़ा गया है, जिन पर योगी ध्यान करते हैं। यह पूरी स्पाइन रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहा गया है, जो मेरु पर्वत यानी कॉस्मिक एक्सिस ब्रह्मांडीय धुरी के अनुरूप है। योगी ब्रह्मांड के इन स्तरों पर ध्यान करके चक्रों के माध्यम से प्राण शक्ति की ऊर्ध्व गति करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों से होकर आत्मा की चढ़ाई शरीर के चक्रों के माध्यम से जीवन शक्ति की चढ़ाई के समान होती है। सामान्यतः ब्रह्मांड का वर्टिकल डायमेंशन आत्मा के विभिन्न लोकों से होकर विभिन्न चेतना की अवस्थाओं में ऊपर या नीचे जाने के मार्ग को दर्शाता है। यह भौमंडल के तल से लंबवत परपेंडिकुलर होता है, जो ग्रहों की प्लैनेटरी ऑर्बिट्स की दुनिया है। तारे क्या हैं? प्राचीन खगोल शास्त्र में तारों को सामान्यतः सूर्य के परावर्तित प्रकाश रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन से चमकने वाली निकटवर्ती छोटी वस्तुएं माना गया था। यही दृष्टिकोण भागवत और अन्य पुराणों में भी मिलता है, लेकिन इस विचार को सही संदर्भ में रखने के लिए कुछ अवलोकन आवश्यक हैं। इस मध्यकालीन यूरोपीय चित्र में तारों को राशि चिन्हों साइंस ऑफ द ज़ोडिएक द्वारा दिखाया गया है, जो प्लैनेटरी सिस्टम की सीमा पर व्यवस्थित हैं। ये चिन्ह ग्रहों की गति को चिन्हित करने वाले इक्लिप्टिक के विभाजन के रूप में कार्य करते हैं। भागवत भी इसी प्रकार 28 नक्षत्रों को चंद्रमा के ऊपर एक तल में स्थापित करता है। चंद्रमा 27 और 1/3 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है और ये नक्षत्र उसकी प्रतिदिन की गति को इक्लिप्टिक के चारों ओर चिन्हित करते हैं। ये विचार प्लैनोस्फीयर व्याख्या में समझ आता है, जहां नक्षत्र घड़ी के डायल क्लॉक फेस की तरह होते हैं और सूर्य, चंद्र और ग्रह घड़ी की सुइयों की तरह। 28 नक्षत्रों के अतिरिक्त भागवत कुछ अन्य तारों का भी उल्लेख करता है, जैसे सप्तर्षि जो द ग्रेट बेयर और उर्सा मेजर की रचना करते हैं। ये तारे भी भौमंडल तल के पास ही माने जाते हैं और इनका कार्य है कालचक्र, यानी समय के पहिए की गति को चिन्हित करना। ध्रुवलोक को इस कालचक्र का स्थायी केंद्र कहा गया है और यह सप्तर्षियों के ठीक ऊपर स्थित है। इसे विष्णु का निवास माना गया है, जो समय को नियंत्रित करते हैं लेकिन स्वयं समय से परे रहते हैं। भागवत यह भी स्पष्ट करता है कि ध्रुवलोक पोलर एक्सिस पर स्थिर है और इसलिए ये इक्विनॉक्सेस के प्रिसेशन को स्वीकार नहीं करता। आधुनिक गणनाओं के अनुसार आजकल पोलारिस उत्तर ध्रुव के पास स्थित है, लेकिन सदियों तक कोई स्पष्ट ध्रुव तारा नहीं था। अंतिम प्रमुख तारा जो ध्रुव के निकट आया था वह था थुबन अल्फा ड्रैकोनिस, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व ध्रुव तारा पोल स्टार था। इसलिए यह संभव है कि प्राचीन परंपराओं में ध्रुव तारे की जो व्यापक धारणा थी वह इसी काल से उत्पन्न हुई हो। हालांकि पुराणों में सामान्यतः तारों को निकटवर्ती माना गया है, लेकिन प्राचीन संस्कृत साहित्य में इसके विपरीत संकेत भी मिलते हैं कि तारों का क्षेत्र बहुत दूर है, इतना दूर कि वहां से सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते। उदाहरण स्वरूप महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन तारों के क्षेत्र की यात्रा करते हैं,
जहां उन्होंने उन्हें विशाल आत्म प्रकाशित गोलक सेल्फ ल्यूमिनस स्फीयर्स के रूप में देखा, जिनके साथ सूर्य या चंद्रमा नहीं थे। ये विवरण ज्योतिष शास्त्रों, सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि द्वारा भी समर्थन प्राप्त करता है, जो पुराणों में वर्णित ब्रह्मांड के व्यास डायमीटर का विस्तार करते हैं। इनका अनुमान है कि ब्रह्मांड का डायमीटर 10,000 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स है, जो आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी का लगभग 1/10वां भाग है। भागवत और उसकी कमेंटरी में कहा गया है कि ब्रह्मांड को 7 गोलाकार परतों से घेरा गया है, जो तत्वों एलिमेंटल मैटर से बनी है, जैसा कि सांख्य फिलॉसफी में बताया गया है। प्रत्येक परत उससे पहले वाली से 10 गुना मोटी बताई गई है। अनंत ब्रह्मांड जो अपनी तत्वमयी परतों से घिरे हुए हैं, कारण सागर कॉजल ओशन में तैर रहे हैं, जो असीम आध्यात्मिक जगत का भाग है। दर्शकों का धन्यवाद। इस्कॉन और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का विशेष धन्यवाद, जिनकी वजह से हमारा चैनल महान भागवतम को डिकोड कर सका। प्रमुख वीडियो मिस्ट्रीज ऑफ द सेक्रेड यूनिवर्स डॉक्टर रिचर्ड एल टॉमसन सदापुत दास से लिया गया है।